नए जमाने की पढ़ी लिखी समझदार लड़की जिस माहौल में जी रही थी उसमें कुछ ज्यादा खोलकर समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर माँ भी ऐसी थी जिसने जवान होते ही बेटी को तमाम ऊंच नीच से आगाह कर दिया था। मर्द कितना भी परछाई लुभाए, दूर ही दूर से घास डालो, अपने जाल में ऐसा फांसो कि तड़पे मगर निकलने न पाए। कभी अपना आप उसे सौंपने की कोशिश मत करो। एक हिमाकत जिसका नाम मोहब्बत है, उसमें भूलकर मत पड़ो। हम जिस जिंदगी और पेशे में जी रहे हैं उसमें सिर्फ जिस्म ही सब कुछ है। इसकी कद्र करो कि इसका भाव बढ़े। जिस्म को साबुन समझो जो घिस भी सकता है, वैसे इस साबुन को इस्तेमाल न करें तो सदा जूं का तू रह भी सकता है। लेकिन ये सारे वाज और नसीहतें उस दिन बेअसर होकर रह गए थे जिस दिन बदकिस्मती या खुशकिस्मती से जहां आरा बेगम घर से बाहर गई हुई थीं। सहपहर का सुहाना वक्त था। चमन आरा चांदनी पर नहाकर बाल सुखा रही थी कि किसी आया ने आकर बताया कि कोई साहब मिलने आए हैं। अम्मी जान थी नहीं, मजबूरन उसी को आना पड़ा। बड़े हाल में आई तो दोनों ही अपनी जगह ठिठक कर रह गए। नीले रंग की शर्ट और नेवी ब्लू पतलून में उलझे बालों वाला एक बेफिक्रा सा लड़का लापरवाही से खड़ा हुआ था। आप? वो आगे कुछ बोल ही न सकी। वो मुस्कुराया, जी मैं। लेकिन अम्मी जान बाहर गई हुई हैं। अजी अम्मी जान को मारिए गोली। एकदम वो ठिठका, मुआफ कीजिए, मेरा मतलब ये नहीं था कि सचमुच आप अपनी अम्मी जान को गोली मार दें। कुछ आदत सी हो गई है गोली चलाने की। वो सादगी से हंस पड़ा, महज आदतन। वैसे मुझे काम तो आप ही से था। मुझसे वो बेहद हैरत से अपने सीने पर उंगली टिकाकर बोली, मैं तो आपसे कभी मिली तक नहीं। ठीक है, नहीं मिली, लेकिन वो रुका। देखिए, वो हमारा बावर्ची है ना, अपने किचन में बैठकर ज़ाफ़रान पीसता है तो पूरे मोहल्ले में खुशबू उड़ जाती है। वो जरा शरीर सी हंसी हंसा। चीज़ अच्छी होना तो आप ही आप शोहरत हो जाती है, किसी तारुफ की जरूरत नहीं पड़ती। आप गाना गाती हैं ना? अब तक उसके हवास जरा बजा हो चुके थे। मुस्कुराकर बोली, आपको गलत इत्तिला मिली है। गाना गाना तो दूर की बात है, मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि गाना किसे कहते हैं। आप चमन आरा नहीं हैं। वो उसके करीब आकर बोला, हूं तो सही। तो मैं आपको ये इत्तिला देना चाहता हूं कि इस वक्त शहर में सबसे बेहतरीन गजल गाने वाली हस्ती आप हैं। और मैं। वो अचानक घुटने टेक कर हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि हम चंद लड़के एक बहुत ही अच्छे मकसद के लिए एक महफिल मुनक्किद कर रहे हैं ताकि कुछ रुपया जोड़ सकें। अगर आप इसमें 2-3 गजलें गा सकें तो शायद मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर न भूल सकूंगा। चमन आरा न हाँ कह सकी न ना कह सकी। वो यूं ही तस्वीरें हैरत बनी खड़ी रही और वो घुटने टेके उसे हाथ जोड़े देखा किया। अचानक चमन आरा ने महसूस किया कि अम्मी जान की सारी तालीमात धरी की धरी रह गई हैं और वो ऐसे जाल में कभी न निकलने के लिए फंस चुकी है जिसे शायद लोग मोहब्बत कहते हैं। आपने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी देर बाद, शायद हजारों साल की खामोशी के बाद, वो लड़का बोला था, जी। वो हड़बड़ाकर बोली, इस वक्त अम्मी जान घर पर नहीं है और मैं बगैर उनकी इजाज़त के कोई काम नहीं करती। आप मेहरबानी फरमाकर फिर कभी तशरीफ लाइए। और जैसे अपने आप को बचाने की खातिर उसने फिर पलटकर उसको देखा तक नहीं और अपने कमरे को भाग आई। और अब अम्मी जान कह रही हैं कि बेटी, मुझे तुम्हारा बुरा भला खूब समझना है, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए एक बात सोची है। क्या बात हो सकती है? सिर्फ एक ही बात। एक ही बात पूछने की जरूरत भी क्या है? लेकिन मैं तो आगे ही बिक चुकी हूं। उसने जरा शर्माकर सोचा, अम्मी जान तो यही कहेंगी ना कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देख लिया है। और वो शर्म से और भी झुक गई। लेकिन अम्मी जान, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेवकूफ लड़की, शादी की तुझे क्या सूझी? और हमारे खानदानों में कहीं शादियां हुआ करती हैं। मैं तो तुझे सुना रही थी कि हमारे खान। अम्मी जान, मुझे मालूम है हमारे खानदान की सारी तारीख, अब्बा जान ने मुझे सब बता दिया है। वो तन से बोली, एहे अब्बा जान की सगी, और वो हरामजादा नक्कटा कहाँ से तेरा बाप बनकर आ गया? सुन ले हरामजादी, मैं जो कुछ कहूँ सुन और अमल कर, वरना तेरी खाल और मेरी जूती और ये शादी ब्याह के चौंचले छोड़। यहाँ तो रोज दुकान लगती है और रोज पैसा मिलता है। ब्याहता बनकर कभी तुझे क्या मिलने वाला है? वही पाबंदी और मजबूरी की जिंदगी ना। लेकिन अम्मी जान, वो हिम्मत बांधकर बोली, आप ही ने मुझे तालीम दिलवाई और सोचने समझने का हौसला दिया है। मैं गुनाह की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसके तेवर किसी से दबने वाले नजर न आते थे। वो चापलूसी से बोली, एहे बेटी, गुनाह को मैं कब कह रही हूँ, सवाब कमाने को भी मैं कब मना कर रही हूँ। अब देख, रोजे तो तू रखती ही है, अपने मजहब पर चलती भी है। क्या मैं मना करती हूँ? अपने ही सामने की औलाद जवान हो जाए तो उसके सामने भी थोड़ा बहुत तो झुकना ही पड़ता है। अम्मी जान, रोज़ों और ईद के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ। वो तन कर बोली, आप जिस रास्ते पर मुझे चलाना चाह रही हैं वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसे मेरा जी न करना चाहे। तो सुन ऐ जिद्दी लड़की, शरीफजादियों और ऊंचे खानदान की तवाइफों की तरह मैंने जागीरदार साहब से तेरी नथ उतारने की बात पक्की कर ली है। रोज रोज ऐसे लोग नहीं जुड़ते, और फिर ये थोड़ी है कि नथ उतराई के बाद तू उनकी मनकूहा बीवी हो जाएगी। वो तो नए रास्ते पर चलने की एक शुरुआत होगी बस, और जिस पर तेरा दिल आया है ऐसों को मैं खूब पहचानती हूँ। रंडी के लिए आंखें तो सभी बिछाते हैं, लेकिन अपने घर के दरवाजे की कुंडी कोई नहीं खोलता। तू फिर जिंदगी भर झक मारती रह, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझे भी तो अपना बुढ़ापा देखना है। मेरे दिन तो गए, तेरे ही सहारे तो अब जिंदगी का जुआ खेलना है। तू भी पतिव्रता बनकर बैठ गई तो मैं क्या बुढ़ापे में फाके करूंगी। आज से 2-3 दिन बाद ईद है। ईद पर जागीरदार साहब आने को कह गए हैं, उसी दिन तारीख पक्की हो जाएगी। अभी तक तूने मेरी मोहब्बत ही मोहब्बत देखी है, नफरत और गुस्सा नहीं देखा। देखना है तो इस मरघले को देख ले। इस चेतावनी पर भी तो ना मानी तो अपना अंजाम सोच सकती है। मैं जेल में खुशी खुशी चक्की पीस लूंगी, लेकिन छिनाल तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कैसी पुरसुकून जिंदगी गुजर रही थी। न वो नीली शर्ट वाला आता, न नामुराद जिंदगी तेरा ये हश्र होता। इसके बाद एक बार वो आया भी तो ऐसे मौके पर जब अम्मी जान मौजूद थीं। शुक्र है उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे जाहिर होता कि वो पहले भी आ चुका है। बस किसी जगह गाने की फरमाइश अम्मी जान के सामने की, और उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि बेटा हम लोग रमज़ान शरीफ में गाते बजाते नहीं हैं। मायूसी से चला गया, मगर कह गया था फिर कभी आऊंगा, और जाहिर है वो अम्मी जान के लिए तो आने से रहा। जाते वक्त कैसी भोली और मासूम निगाहों से देख रहा था। मोहब्बत की वो मंजिलें जो लोग बरसों में नहीं पार कर सकते, हमने महज 2 मुलाकातों में अलांघ लीं। मैं तुम्हारी नहीं हो सकूंगी, शायद कभी नहीं, मगर काश किस्मत तुमसे ये कहने का मौका ही अता कर सके कि मैंने अब तक सिवाय तुम्हारे किसी को नहीं चाहा, और ना शायद चाह ही सकूंगी। और शायद किस्मत उस पर मेहरबान थी, और ये सब कुछ ऐन ईद ही के दिन तो हुआ। ईद सही मानों में उसके लिए ईद साबित हुई। ईद के दिन तो घर आने वालों से, ईद मिलने वालों से भरा रहता। बड़े हाल कमरे में सभी आकर बैठते रहे। कहकों और बातों की आवाज से चमन आरा के कान पकते रहे। वो अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी कि एक खादिम झिझकते हुए आया और बोला, छोटी बेगम साहब, आपसे कोई मिलने आए हैं। फ्लैट के 3 दरवाजे थे, हर दरवाजे पर कोई बड़ी बेगम साहब पहरा तो देती नहीं रहती थीं। एकदम चमन आरा के दिल में उम्मीदों का चांद सा रोशन हो गया। वही तो नहीं। उसने घबराहट और खुशी के जज्बात को छिपाकर कहा, कौन है? वो अपना नाम अनवार बताते हैं। नाम तो उस दिन और दूसरे दिन भी उसने पूछा ही नहीं था। वही होगा, वरना मुझसे मिलने तो खास तौर पर कोई आता नहीं। वो इधर उधर देखकर जरा धीरे से बोली, देखो पिछले दरवाजे से ले आओ। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और वही खड़ा हुआ था। जाने कहाँ से इतनी बेबाकी चमन आरा में आ गई। मुस्कुराकर बोली, कल अब्र था, मैंने ईद का चांद देखने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन देख ना पाई थी। उसने अंदर होकर दरवाजा बंद किया, चटखनी चढ़ाई और बेताबी से तकरीबन दौड़ता हुआ आया और चमन आरा से यूं लिपट गया जैसे बरसों के बिछड़े महबूब मिलते हैं। वो दोनों मुद्दतों यूं ही लिपटे खड़े रहे। बड़ी मुश्किल से वो खुद को अलग कर पाया। चमन, मैं शायद तुम्हारे बगैर जिंदा न रह पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा चमन, मैं मर जाऊंगा। मगर शायद मैं तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी अनवर। मेरा सौदा हो चुका है। सौदा? वो पीछे हटा। सौदा? लड़कियों का कहीं सौदा हुआ करता है? लड़कियां तो ब्याही जाती हैं, बेची नहीं जाती। पागल, वो हंसी। तुम इस कोठे पर 3 बार आ चुके हो। यहां तुमने गदीलों पर बिछी चांदनियां नहीं देखें, चांदी के पानदान, नागरदान और उगालदान नहीं देखे, कालीनों पर सजे हुए साज नहीं देखे, और कुछ देखा हो या ना देखा हो, मगर कार्निस पर रखी घुंघरुओं की जोड़ियां तो जरूर देखी होंगी। अब बताओ, फिर भी कुछ समझे या नहीं? सौदे ऐसी ही जगह पर तय होते हैं। तुम भोले हो, बहुत भोले। अनवर धीरे से मसहरी की पायती से टिक गया, दोनों हाथों में सर थामे हुए। चमन आरा उसके पास आ बैठी। तुमने गलत जगह दिल लगाया है। मेरा बाप करोड़पति है। वो शिद्दत जज्बात से बिफर गया। वो मुझे चाहता भी बेहद है। तुम्हारी माँ पैसा चाहती है तो मैं तुम्हें खरीदने को भी तैयार हूँ। मैं तुम्हें दुनिया दिखावे को खरीद लूंगा, मगर फिर शादी करके बाकायदा दुल्हन बनाकर अपनी बीवी बनाकर घर बसाऊंगा। लेकिन तुम खुदा के लिए हाँ कर दो। मैं कुछ नहीं कर सकती अनवार। मैं उतनी ही बेबस हूं जितनी दुनिया की कोई भी मजलूम लड़की अपनी जालिम माँ के हाथों हो सकती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ या नहीं, ये बाद की बात है, लेकिन एक तोहफा तुम्हें जरूर दे सकती हूँ। और उसने दीवानगी के जज्बात के साथ अपने अनछुए और कुंवारे होंठ अनवार के कांपते हुए गर्म गर्म होंठों से चिपका दिए। एकदम अनवार पर पागलपन सा छा गया।
उसने तसल्ली की खातिर एक बार बंद चटखनी की तरफ देखा और फिर बंदे ख़बा जवानी के हाथों बेबस होता चला गया। कुछ देर बाद किसी काम से जहां आरा बेगम को बेटी की याद आई तो वो लपकी हुई उसके कमरे को चली। मसहरी से लगी आराम कुर्सी पर नादिम सा अनवार बैठा हुआ था और पट्टी से लगी चमन आरा अपनी खुशियों के बोझ से निढाल झुकी झुकाई। उनकी तजर्बाकार आंखों ने एक लम्हे में सब कुछ पढ़ लिया। सबूत के तौर पर वो कुछ और देखना चाहती थीं। सो पुकारा, चमन, उधर आना जरा। चमन आरा उठी, चली तो यूं डगमगाती हुई जैसे अब गिरी कि तब गिरी। ये चाल उसी वक्त बिगड़ती है जब हथेली पर मुड़ा तुड़ा नोट कड़कड़ाता है। उन्होंने उसकी मुट्ठी खोलकर देखी, खाली थी। मुट्ठी खाली थी और हरामजादी भरी बैठी थी। उन्होंने बहुत ही भलमनसाहट का मुजाहिरा किया, यानी हाथ पकड़कर अनवार को उठाकर खड़ा किया और रसान से बोली, खाली बंदूक दागने वाले तो मैं जिंदगी भर से देखती आ रही हूं। जेब में माल पानी हो तभी पतलून ढीली करनी चाहिए, समझे? अब निकल जाओ यहां से। चमन बेदे मजनू की तरह थरथर कांपे जा रही थी। दामाद से निपटकर वो बेटी की तरफ मुखातिब हुई, कुतिया, आज पता चला छिनाल की औलाद छिनाल ही होती है। तू कौन सी सहरे तोरों की ब्याही पैदावार थी कि सहरों तोरों का इंतजार करती? अब जो मैं कहूं उस पर अमल करती जा, वरना तेरी बोटियां नोच नोच कर चीलों कव्वों को खिला दूंगी। सुन, वो उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊंची करती हुई बोली, जागीरदार साहब आज भी पिए हुए हैं, भरपूर नशे में हैं। मैं उन्हें यहां भिजवाती हूं। आदमी पिया हुआ हो और बंद कमरे में जवान लड़की साथ हो तो फिर वो कोई वजीफा नहीं करता, वही करता है जो मर्द औरत हमेशा करते आए हैं। तो उन्हें सब कुछ कर गुजरने देना, आगे मैं निपट लूंगी। मेहंदी लगे हाथों में नाजुक अंगूठियां, जवानी के खुमार से तपता चेहरा और चेहरे को ढांपने के लिए मेहंदी लगे हाथ। मेहंदी जिसकी खुशबू खुद ईमान मुतजलजल कर देती है और उनका पास जाना और मारे नफरत के उसका दौर दूर हटना, जिसे ये अदाए दिलबरी समझे और फिर वही गुनाह जो अजल से अब तक होता रहा है, होता रहेगा। रात के अंधेरे से सुबह के उजाले तक और सुबह के उजाले से रात की सियाहियों तक, हजारों बार का दोहराया हुआ, मगर हर बार नया, मगर उतना ही पुराना। दरवाज़ा खुलने पर साहबजादा कमर उल जमा साहब जागीरदार ने तवक्को के बरखिलाफ मंजर देखा। देखते क्या हैं कि जहां आरा बेगम रुमाल से मुंह ढांपे रो रही हैं। बात क्या है आखिर? वो सरासीमा से होकर बोले। बात क्या होती हुजूर, मेरी उम्र भर की कमाई लुट गई। पहली बोहनी आपके हाथों होनी थी 1.25 लाख में, और अब आपने तो आज यूं ही। वो पुरसुकून होकर हंसे, उफ़ो बस इतनी सी बात, भई धूम धड़ाके से तो नथ उतरेगी ही। यकीन ना हो तो इस वक्त ये सारी अंगूठियां रख लीजिए। और उन्होंने अपनी मोटी मोटी उंगलियों में से खींच कर सच्चे हीरो वाली कीमती अंगूठियां उनके कदमों में ढेर करनी शुरू कर दी, उनके कदमों में ढेर करनी शुरू कर दी। नहीं करके भी लाख से कम क्या रही होगी ये सारी अंगूठियां। अब नथ उतराई न भी हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा। जहां आरा ने खुश होकर दिल में सोचा। 1.5 माह साफ निकल गया और दिनों बातें साथ ही हुईं। उस दिन सुबह पहली बार मुंह धोते में चमन आरा को उबकाइयां आकर कह हुईं और उसी दिन शाम को जागीरदार साहब अपनी लंबी सी गाड़ी में बैठकर आए और सुना गए कि भई कारोबारी मसरूफियत में बात पीछे पड़ गई थी। अगले हफ्ते नथ उतराई की तकरीब होगी और उन्होंने पेशगी 1.25 लाख जहां आरा के कदमों में डाल दिए और साथ ये भी सुना दिया, ये तो समझिए चमन का सदका है, हीरो की नथुनी तो हम खुद पहनाएंगे, वो सोने की नथुनी भले ही हम उतार दें, नाक सूनी कैसे रखेंगे। जिस नाक में हीरे की नथुनी या लौंग न हो उस नाक के नखरे ही क्या। मुकर्ररा तारीख पर एक ऐसी यादगार तकरीब जुड़ी कि देखने वालों की आंखें खीरा हो गईं। क्या किसी की बारात इतनी शानदार होगी। जागीरदार साहब कई मोटरों की बारात ले आए। चमन आरा को अपनी लंबी सी गाड़ी में अपने साथ ही बिठाया, जहां आरा बेगम को भी इस खास तकरीब के लिए अपने ही साथ मदऊ किया और पूरे कर्रो फर के साथ अपनी जगमगाती कोठी पर पहुंच गए। जहां आरा बेगम को खुशी यूं थी कि जवानी का अव्वलीन तरोताज़ा और मीठा मीठा रस जो वो हरामजादा पहले ही पी गया था, जागीरदार साहब पर एक राज ही रहा और वो ये समझते रहे कि इस कुंवारे खेत में पहली पहल काश्त मैंने ही की। और दूसरी इससे भी ज्यादा अहम खुशी ये थी कि बिटिया रानी हमल से भी थी। मगर अब ये किसको पता कि 1 ही घंटे के वक्फे से जो 2 हल चलाए गए हैं तो सहरा किसके सर बंधेगा कि किसका बीज है। अच्छा हुआ जागीरदार साहब के सर ही बला जाएगी। वैसे तो हाथ की बात है, जी चाहे रखूंगी, जी चाहे ठंडा गरम पिलाकर पेट साफ करा दूंगी। सुबह का इंतजार अम्मी जान को असल में यूं था कि देखें बिटिया रानी को जागीरदार साहब क्या तोहफा देते हैं। शानदार कोठी के शानदार तरीन बेडरूम से मुल्हिक गार्डन में सुबह सवेरे जब अम्मा जान बेटी से बात करने पहुंची तो ये देखकर उनका जी जल गया कि बेटी तो गहने पातों से लदी हुई है, मगर सामने वही नामुराद खड़ा दांतों में ब्रश कर रहा है। तुम
तुम यहाँ कैसे? वो जरा तेजी से बोली। अब चमन आरा ने भी घूंघट हटाकर उसे देखा और चकरा गई। बिल्कुल ही चकरा गई। वो तो अनवार था, सूफी सद अनवार। मियाँ, मैं पूछती हूँ तुम यहाँ कैसे आए? वो हंसा। मैं अपने घर में हूँ भाई। अपने बाप के घर में? अपने घर में होना गुनाह है क्या? कॉलेज के टूर पे गया हुआ था, रात ही तो वापस आया हूँ। और उसी लम्हे उसकी नज़र चमन पर पड़ी। वो चकरा उठा। सौदा? 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 चमन ने उसे देखा और पागलों के से अंदाज से चिल्ला चिल्लाकर हंसने लगी। अम्मी जान, जरा एक रिश्ता मुझे समझा दीजिए। ये बच्चा जो मेरे पेट में है मेरा बेटा भी हो सकता है, और शायद मेरा पोता भी है ना अम्मी जान? हो सकता है, और भी कई रिश्तों से निकल आएं तो मैं अम्मी जान। मैं खुद अपनी बहू भी हुई और अपनी सास भी, क्योंकि अम्मी जान आपकी इनायत की वजह से बाप बेटे एक ही थाली में खाकर गए हैं। अम्मी जान जरा रिश्ता तो समझ लीजिए। फिर मुझे समझा, और एकदम वो चीखते चीखते बेहोश हो गई। हड़बौंग सुनकर जागीरदार साहब बाहर निकल आए। अरे भाई, क्या हो रहा है? वो चिल्लाए। माँ के हाथों में बेटी को यूं देखा तो हैरान होकर बोले, इसे क्या हुआ? अरे मैं पूछता हूँ चमन को क्या हुआ? जहारा बेगम ने बड़ी अदा से सर उठाकर जवाब दिया, ए हुजूर, मुझसे क्या पूछते हैं? ऐसी भी क्या जवानी कि फूल सी बच्ची को रात भर में झूला झूला बना दिया, और ऊपर से ये सवाल कि क्या हुआ? अपनी लंगड़ी जवानी के सर ऐसा शानदार सहरा बंधते देख वो खिलखिला उठे और मुस्कुरा कर 100 के मुट्ठी भर भर नोट अपनी जेबों से निकालकर जहां आरा के सामने ढेर करते गए।